खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत उस रिपोर्ट से होगी जिसे लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, खासकर मुसलमानों में। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज उबल पड़ा है। इसकी वजह है कुरान पर सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी एक याचिका। वसीम रिजवी ने अदालत में अर्जी देकर कुरान के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग की है। उनकी दलील है कि वो जिन हिस्सों को हटाने की मांग कर रहे हैं उनसे आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। पाक कुरान पर रिजवी के इन बयानों से मुसलमान और ये पूरी की पूरी कौम तो भड़की ही हुई है। खुद वसीम रिजवी के बीवी और बच्चों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। इसके बावजूद वसीम रिजवी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और इसीलिए आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने तो इनको एक पत्र लिखा था जनवरी की 16 तारीख को। ये कुछ आयतें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में आतंक के लिए बेस बनी हुई है। ये हैं उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी, जिन्होंने पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद पूरे देश में मुस्लिम समाज उन पर भड़क उठा है। हुकूमत से ये अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 26 आयतों तो दूर की बात है, कोई कुरान पाक का एक जेर और एक जबर तो हटा के देखे, तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात रोनुमा होते हैं। देशद्रोही में गिरफ्तार किया जाए और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर भारी जुर्माना आयद करके इसको जेल भेजे। मुस्लिम धर्मगुरु वसीम रिजवी को धर्म निकाला दे रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग उनके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। कहीं उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, कहीं उनकी तस्वीर पर जूते चप्पल बरस रहे हैं। मुस्लिम समाज में उनके खिलाफ गुस्से का आलम यह है कि कोई उनका सिर कलम करने पर इनाम की घोषणा कर रहा है तो कोई उन्हें देखते ही पत्थर मारने की अपील कर रहा है। ये सबसे बड़ा शैतान रिजवी आ गया है, जहां पर भी मिल जाए कंकरी मारो और सवाब हासिल करो। आपको अल्लाह पाक ने शैतान नहीं भेज दिया है हिंदुस्तान में इस वक्त। वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय तो भड़का ही हुआ है, उनके घर और परिवार के लोगों ने भी उनका साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वसीम रिजवी का कहना है कि वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। मैं एक ऐलान कर रहा हूं कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूं छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं कि हम हक पर हैं। हम किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम वसीयत भी करते हैं कि जब भी हमारा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास 4 मेरे ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है वो हमारे इस मामले कुरान शरीफ के मामले से हमसे सहमत ना हो, लेकिन वो हमारे साथी दोस्त हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। वसीम रिजवी के परिवार का भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाना ये बताता है कि लोग किस कदर गुस्से में हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लखनऊ में वसीम रिजवी की हयाती कब्र तक तोड़ दी गई है। दरअसल मुस्लिम समाज में कुछ लोग अपने जीवन काल में ही अपनी कब्र की जगह तय कर देते हैं। इस जगह पर वो अपने नाम का पत्थर लगवा देते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें इसी जगह पर दफनाया जाता है। जीवन काल में कब्र के लिए तय की गई जगह को हयाती कब्र कहते हैं। वसीम रिजवी की हयाती कब्र को तोड़ना यह बताता है कि उनके खिलाफ गुस्सा चरम पर है।
और इसीलिए तो डिटेल में ये समझने की आपको बहुत ज़रूरत है कि आखिर वसीम रिजवी ने ऐसा कह क्या दिया। बाकी सबको भूल जाइए, परिवार उनसे दूरी बना रहा है। दरअसल वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग उठाई है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वसीम रिजवी की ये दलील है कि इन 26 आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और यही आयतें इस्लाम में कट्टरता को बढ़ा रही है। ये उनका दावा है। मुस्लिम धर्म के मुताबिक कुरान की आयतें जिब्राइल नाम के फरिश्ते, जिन्हें हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। वसीम रिजवी का कहना है कि जिन 26 आयतों को हटाने की वो बात कर रहे हैं वो पैगंबर मोहम्मद पर आई ही नहीं, बल्कि उन्हें बाद में जोड़ा गया, जिससे कुरान में विरोधाभास पैदा होता है। कुरान प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में आया, सब जानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में जब उनको रसूल डिक्लेयर किया गया तो आयतें जिब्रील ऊपर से लेके आते थे, उनको बताते थे। वो जो अपने सहाबी थे, जो उनके साथ बैठने उठने वाले थे, उनको वो बता देते कि अल्लाह का ये मैसेज है। अब प्रॉफिट की डेथ होने से पहले उनकी ज़िंदगी में उसका कोई किताब नहीं बनी, उसको इकट्ठा नहीं किया गया। प्रॉफिट की डेथ के बाद पहला खलीफा जो अबू बकर था वो, और दूसरा खलीफा जो उस्मान था, दूसरा खलीफा जो उमर था, इन दोनों ने तय किया कि इसको सारे को कलेक्शन किया जाए, उसकी एक किताबी शक्ल बनाई जाए। वसीम रिजवी की इन दलीलों को सुनकर मुस्लिम समाज आग बबूला हो उठा है। वसीम रिजवी शिया समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके बयान पर शिया और सुन्नी दोनों ही समाजों के धर्मगुरु बेहद खफा हैं। कि उन्होंने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की है, और फिर इससे हमारे इस अजीम शान मुल्क की बदनामी भी पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में हो रही है। इसको खारिज करे और इसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाए और इसके ऊपर मुकदमा कायम करे। इसके पूरे हिंदुस्तान में जो इसने दरगाह भड़काने की कोशिश की है, इसके सिलसिले में मुकदमा दायर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वसीम रिजवी के बयान से मुस्लिम समाज में ही लोग भड़के हों। सियासी गलियारों में भी उनके साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने तो उन्हें असामाजिक करार दिया है। वो एक ऐसा इंसान है जो एंटी सोशल एलिमेंट है, समाज में कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन पैदा करना चाहता है, तकरार कराना चाहने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों की बात का मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगी। जहाँ तक आयतों का सवाल है, ये कुरान जो है मुकद्दस है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जो फिरका परस्ती को इजाफा करना चाहती है। ये वो लोग हैं जो हमारी सफों में इंतशार को बर्पा करना चाहती है। जो लोग कुरान के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तुमको लईम कहता हूं, मैं तुमको अबू जहल का जानशीन कहता हूं। तुम बेइज्जत हो गए और दुनिया देखेगी तुमको कि तुम्हारी बेइज्जती को, और तुम जिंदा जरूर रहोगे। इंशाअल्लाह तुम 130 साल जिंदा रहोगे, जल्दी नहीं जाओगे प्यारे। वसीम रिजवी कुरान की जिन 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनमें ज्यादातर आयतें जिहाद को लेकर हैं। रिजवी की दलील है कि जिहाद की इन्हीं आयतों से बच्चों को आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए, हम आपको अब ये बताते हैं कि जिस जिहाद को लेकर वसीम रिजवी एतराज़ जता रहे हैं कि ये आतंकवाद को और ये बाकी फसाद को ये आयतें बढ़ावा दे सकती हैं, वो जिहाद है क्या? इस शब्द को लेकर विवाद से बहुत सारे ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन जिहाद अरबी का शब्द है और इसका मूल मतलब जो है वो जहद है। मूल शब्द जो है वो जहद है। अरबी में जहद का मतलब है संघर्ष, स्ट्रगल। इसके शाब्दिक अर्थ की वजह से भी जिहाद को लेकर विवाद लगातार होता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक अपनी बुराइयों से संघर्ष को भी तो जिहाद कहते हैं। जिहाद दो प्रकार के हैं, पहला जिहाद अकबर और दूसरा जिहाद असगर। जिहाद अकबर का जो मतलब है, या ये कह दीजिए जिहाद अकबर जो है वो बड़ा जिहाद है, उसका मतलब बड़ा जिहाद, और जिहाद असगर का मतलब है छोटा स्ट्रगल, छोटा जिहाद। इंसान का खुद की बुराइयों से संघर्ष
जिहाद अकबर में आता है, जबकि समाज की बुराइयों से संघर्ष जिहाद असगर में आता है। 11वीं शताब्दी में जेरूसलम में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जंग हुई थी और उसमें जिहाद का ऐलान हुआ था। इस जंग के बाद से ही जिहाद शब्द पर विवाद शुरू हो गया था। जिहाद शब्द पर टीका टिप्पणी सदियों से होती रही है, ये पहली मर्तबा नहीं है और मुस्लिम समाज के लोग इसे बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन वसीम रिजवी ने उस पाक कुरान पर सवाल उठाया है जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि उसका एक शब्द भी बदला नहीं जा सकता है। वसीम रिजवी की मंशा क्या है ये तो ऊपर वाला जाने और वसीम रिजवी जाने। लेकिन राजस्थान सरकार की मंशा क्या थी? क्योंकि एक राजनीतिक विवाद ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और इसकी शुरुआत आज से करीब 8 महीने पहले हुई थी, तब जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट से अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अशोक गहलोत पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान सचिन पायलट खेमे के कुछ कांग्रेस विधायकों और बीजेपी नेताओं के फोन को टैप किया। फोन टैपिंग की बात राजस्थान सरकार ने विधानसभा में एक सवाल पूछा गया, उसके जवाब में स्वीकारी तो है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके फोन टैप हुए थे और इसीलिए अब बीजेपी अशोक गहलोत का इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने दावा किया कि अगर फोन टैपिंग में उनके दफ्तर के शामिल होने की बात होती है तो वो पद छोड़ देंगे। अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ। अगर उनका मॉरल कंपस सीधा है गहलोत साहब का, तो वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे और इस्तीफा देंगे। करीब 8 महीने पुराने एक मामले में अब बीजेपी राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। याद न हो तो हम बता दें कि पिछले साल यानी 2020 में जुलाई के महीने में राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच रस्साकशी चल रही थी। सचिन करीब 1.5 दर्जन कांग्रेसी विधायकों के साथ सरकार गिराने चल पड़े थे। बाद में मान मनोबल हुआ तो वो माने, लेकिन उसी दौरान सचिन पायलट के साथ गए बागी विधायकों और बीजेपी के नेताओं की फोन पर हुई कथित सौदेबाजी की बातचीत सामने आई थी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र बड़ों को आशीर्वाद दे दूं। बिल्कुल साहब, विजय भव, विजय भव। विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल हाँ साहब, मैं 1-2 दिन में संख्या पूरी हो थी। बस संख्या पूरी हुई, यहाँ के गोदा जिज्ञासी अब तो कहीं है। मैं कल संजय जी ने भी बात करी है, तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से बाड़ा में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना दे। नहीं बात मैं भी समझूंगा, होटल से रात चाले को नहीं। हाँ, और संख्या बल है को नहीं, संख्या बल है को नहीं। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की वो मेरे बेटी से मिला वो नहीं, मैं बात कर रही हूँ। हाँ मैं कर लूंगा बात। ठीक हो? हाँ तो मैं वो तेरे लिया। ठीक हो? ये आवाज केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के नेता गजेंद्र सिंह की बताई गई, जिन्होंने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंटरव्यू किया था और खास तौर पर उनसे फोन टैपिंग को लेकर यह सवाल पूछा था। आरोप लग रहे हैं बीजेपी के, उसमें एक बड़ा आरोप ये भी है कि भाई ऑथेंटिसिटी क्या है, टेप किसने बनाया? कल सब जगह सोशल मीडिया में चल रही थी, हमारे पास में आई यहाँ पर, तो हमारा जो काम देखता है सोशल मीडिया का, उसने आप जैसे साथियों को इतना करीब है कि टैप चल रही है, वो हमें शूट करता है। अगर कोई टैप आई है, मान लीजिए जो हमारे सरकार गिराने में जो लोग षड्यंत्रकारी है, वो चाहे वो मिस्टर सचिन पायलट हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे भंवरलाल शर्मा हो, और चाहे कोई भी हो, अगर मान लीजिए कोई टैप आती है और हमें मालूम पड़ता है सोशल मीडिया में चल रहा है ये, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको दबा के बॉक्स में बंद कर देंगे। अशोक गहलोत ने दावा किया कि उन्हें ये ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया से मिली थी। तो फिर हमारे संवाददाता ने सीधा सवाल किया कि कहीं इसमें मुख्यमंत्री का दफ्तर तो शामिल नहीं है, जिसके बाद
अशोक गहलोत ने ये आरोप साबित होने पर अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। ये काम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं। ऑफिस की तरफ होता भी नहीं है। ये कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैप फर्जी टैप बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। इसके बाद राजस्थान में आया राजनीतिक घमासान तो थम गया, लेकिन 8 महीने के बाद एक बार फिर से एक नया तूफान खड़ा हो गया है। और इसकी वजह है पिछले साल अगस्त महीने में राजस्थान सरकार से पूछा गया एक प्रश्न। बीजेपी के विधायक कालीचरण सर्राफ ने यह सवाल पूछा था कि क्या यह सही है कि विगत दिवसों में फोन टेप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर? इसके जवाब में राजस्थान के गृह विभाग ने लिखा, लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को खतरा होने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर फोन सर्विलांस पर टेप किए जाते हैं। भारतीय तार अधिनियम 1855 की धारा 5(2) और आईटी एक्ट की धारा 69 में दिए प्रावधानों के अनुसार फोन टेप किए जाते हैं। राजस्थान पुलिस ने इन प्रावधानों के तहत ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर फोन टेप किए हैं। सर्विलांस पर लिए गए फोनों की मुख्य सचिव के स्तर पर बनी समिति समीक्षा करती है और मुख्य सचिव समीक्षा कर चुके हैं। इसके बाद तो हंगामा मच गया। बीजेपी राजस्थान सरकार के इस जवाब को गहलोत सरकार की स्वीकारोक्ति बता रही है और इस्तीफा मांग रही है। तो एक बात को हम मानते हैं कि उनको नहीं पता था। अगर उनको नहीं पता था तो फिर ये किसने आदेश दिया? इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री साहब खुद ही चाहेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि उनके आदेश के बगैर ये फोन टैपिंग कैसे हुई? नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कांग्रेस फंसी हुई है, इसलिए कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है जिनका आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के जो भाव बढ़े उससे ध्यान हटाने के लिए फोन टैपिंग जैसे बेवजह के मुद्दे लेकर आती है, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है, जनता को कोई लेना देना नहीं है किसका फोन टेप हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। मास्टर स्ट्रोक में स्वागत है। अब हम मुकेश अंबानी के घर पर विस्फोटक वाली साजिश से जुड़े वो खुलासे आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इस मामले की जांच कर रही एनआईए के सूत्रों से हमें मिले हैं। आज ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इस केस के तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई है। लेकिन अब एंटीलिया केस का मर्सिडीज कनेक्शन सामने आ रहा है। ये मर्सिडीज सचिन वाजे की है, जिसे एनआईए अपने दफ्तर पर जांच के लिए लेकर आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मर्सिडीज है, इसमें ऐसा क्या मिलेगा? मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सचिन वाजे की मर्सिडीज क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। पीपी किट में दिखा यह शख्स एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेने से जुड़ी चिट्ठियां। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाले केस में हो रही जांच अब इन 3 अहम सबूतों के इर्द गिर्द आकर टिक गई है। लेकिन सबसे नया खुलासा यह है कि विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी। एनआईए सूत्रों से खबर यह आई कि यह स्कॉर्पियो सचिन वाजे की पार्किंग में खड़ी थी। एनआईए की जांच में ये बात सामने आई है कि मनसुख हिरन की स्कॉर्पियो कार हाईवे से चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वो कार 17 फरवरी के बाद से 24 फरवरी तक इस थाने के साकेत सोसाइटी में रखी गई थी। थाने की साकेत सोसाइटी ये वही सोसाइटी है जहां मुंबई पुलिस के निलंबित और आरोपी सचिन वजीर रहते हैं। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि कार 17 फरवरी को मुलुंड से सीधे इस सोसाइटी में आई थी, इस सोसाइटी में पार्क करके रखी गई थी और 25 तारीख को एंटीलिया इमारत के नज़दीक विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार रखने से पहले तक स्कॉर्पियो कार इसी सोसाइटी में पार्क की गई थी। सवाल यह है कि वारदात से पहले विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो सचिन वाजे की सोसाइटी में क्या कर रही थी?
इस बीच एबीपी न्यूज को एनआईए के सूत्रों से कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि सबूतों को नष्ट करने के लिए बड़ा खेल चल रहा था। तो जैसा आपसे कहा था कि सिलसिलेवार तरीके से आगे आपको बताएंगे कि हुआ क्या था, कैसे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। 17 फरवरी मनसुख हिरेन के मुताबिक उनकी स्कॉर्पियो मुलुंड एरोली के बीच खराब होने के बाद उन्होंने वहां पर उसे छोड़ दिया। जब वो लौटे तो उनकी स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी। चोरी की शिकायत उन्होंने विक्रोली पुलिस स्टेशन में करवाई। ये वही मनसुख हिरेन है इस केस के बाद जिनकी लाश मिली थी। फिर 25 फरवरी को आइए, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलती है। गाड़ी को क्राइम ब्रांच अपने कब्जे में ले लेती है। फिर 27 फरवरी को आइए, सचिन वाजे की टीम के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन काजी ठाणे के साकेत सोसाइटी पहुंचते हैं। इसी सोसाइटी में सचिन वाजे रहते हैं। काजी ने सोसाइटी के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर 17 फरवरी से 24 फरवरी तक का सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया। 4 मार्च सोसाइटी के चेयरमैन ने ठाणे जिले के स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक चिट्ठी लिखी और पुलिस को बताया कि काजी उनकी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज ले गए हैं। 14 मार्च एटीएस ने सोसाइटी को चिट्ठी लिखी और 17 फरवरी से 24 फरवरी तक का सीसीटीवी फुटेज उन्होंने मांगा। इस पर सोसाइटी ने एटीएस को बताया कि सीसीटीवी पहले ही क्राइम ब्रांच के एपीआई काजी ले चुके हैं। एबीपी न्यूज के पास ये तमाम लेटर्स, ये चिट्ठियां मौजूद हैं। हम आपको वो चिट्ठियां अब दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये चिट्ठी देखिए। ये उसी साकेत सोसाइटी के सेक्रेटरी को लिखी गई जिसमें सचिन वाजे रहते हैं। चिट्ठी में जांच के लिए सीसीटीवी का डीवीआर मांगा गया है। चिट्ठी के दूसरे पेज पर रियाजुद्दीन काजी के हस्ताक्षर हैं। अब दूसरी चिट्ठी देखिए। ये चिट्ठी साकेत सोसाइटी के सेक्रेटरी ने पुलिस को लिखी और बताया कि सोसाइटी के सीसीटीवी का डीवीआर क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के एपीआई ले गए हैं। और यह तीसरी चिट्ठी जो एटीएस ने उसी सोसाइटी के सेक्रेटरी को लिखी और सीसीटीवी फुटेज मांगा। अहम बात यह है कि सचिन वाजे की टीम के सदस्य रियाजुद्दीन काजी ने सीसीटीवी का डीवीआर हासिल करने के लिए साकेत सोसाइटी को जो चिट्ठी लिखी उसमें मुंबई के किसी भी पुलिस थाने या किसी पुलिस अधिकारी के नाम का सील या फिर ठप्पा नहीं था। सचिन वाजे की सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज इसलिए अहम है क्योंकि इस फुटेज में सब कुछ दर्ज हो सकता है कि स्कॉर्पियो कार सचिन वाजे की सोसाइटी में कब आई और कब तक वहां पर रही। एनआईए की जांच में यह बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं सबूत मिटाने के लिए सचिन वाजे ने पहले ही सीसीटीवी तस्वीरों को अपने अधिकार में ले लिया था। इतना ही नहीं, एनआईए सूत्रों द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि इस सीसीटीवी तस्वीरों को नष्ट कर दिया, यानी कि कहीं न कहीं सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया। एनआईए अब ये जांच कर रही है कि सचिन वाजे की टीम के लोगों को उनकी मंशा की जानकारी थी या फिर वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। लेकिन एनआईए इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या सबूत मिटाने के साथ साथ जांच को भटकाने की भी कोशिश हो रही थी। एनआईए सूत्रों से जानकारी मिली है कि एटीएस को ये पहले ही पता लग गया था कि स्कॉर्पियो का कनेक्शन मनसुख हिरेन से है। 25 फरवरी को जब एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो मिली और मुंबई पुलिस ये पता लगाने में लगी कि ये गाड़ी किसकी है, कौन इसे लाया था, उस बीच एटीएस ने मुंबई के विक्रोली इलाके में रात 11 बजे मनसुख हिरेन को अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे पूछताछ की थी। एनआईए सूत्रों की माने तो स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे वाली विंडो पर सर्विस सेंटर का नंबर लिखा था, जिस पर एटीएस ने फोन किया तो वो मनसुख का निकला और उसकी पहचान हो गई। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि स्कॉर्पियो के मालिक का पता लगाने में समय लगे, इस वजह से अपराधियों ने स्कॉर्पियो का इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिया था। इसके बाद एटीएस के अधिकारियों ने स्कॉर्पियो के बोनट से एक यूनिक नंबर ढूंढ निकाला और उसे फिर महिंद्रा के दफ्तर में भेजा गया और फिर 3 घंटे के भीतर ही रात करीब 11 बजे एटीएस ने मनसुख को ट्रेस कर लिया था। सूत्रों की माने तो सचिन वाजे पर यह भी आरोप है कि वो एटीएस के अधिकारियों को मनसुख से पूछताछ की अनुमति नहीं दे रहे थे। सचिन वाजे पर यह आरोप है कि उन्होंने एटीएस के अधिकारियों को धमकाया था कि मनसुख को ज्यादा परेशान नहीं करो, नहीं तो वो शिकायत करेगा। इस केस में इन तमाम एंगल पर जांच के साथ साथ एनआईए उस शख्स की भी पहचान करने में जुटी है जो एंटीलिया के बाहर पीपीई किट पहनकर नजर आया था, क्योंकि शक की सुई इस शख्स पर भी जाकर टिक गई है।
इन दो तस्वीरों में आपको जो शख्स दिखाई दे रहा है वो एक ही है। ये वही शख्स है जो 25 फरवरी की रात एंटीलिया के पास दिखा था और पीपी किट पहने हुए था। विशेषज्ञों का कहना है कि फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि पीपी किट में मौजूद शख्स कौन है। ऐसे केसेस में ये टेक्निक यूज़ होती है जिसमें एक व्यक्ति का जो खड़े रहने का तरीका है, वॉक करने का तरीका है, उसको एनालाइज किया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि कितना लाइक्लीहुड है कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वही सस्पेक्ट है। ये पीपीई किट वाले जिस शख्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ये भी शक है कि वो शख्स सचिन वाजे हो सकता है या फिर उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है। उसकी पहचान करने के लिए एनआईए एक स्पेशल टेक्निक का सहारा ले रही है। इस तकनीक में होता यह है कि जिन लोगों पर शक होता है उन्हें जांच एजेंसी उसी तरह चलवा कर देखती है, हाव भाव। इसी प्रक्रिया में पैरों के बीच की दूरी को मापा जाता है, संदिग्ध की चाल को देखा जाता है, उसकी रफ्तार को मापा जाता है, कमर से लेकर घुटने तक और फिर घुटने से लेकर पैर के तलवे तक को नापा जाता है। संदिग्ध जितने भी लोग हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत गौर से ऑब्जर्व किया जाता है। एनआईए के सोर्सेस से यह खबर है कि पीपीई किट वाले शख्स के बारे में पता लगाने के लिए कई लोगों को इसी तरह से चलवाकर उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें सचिन वाजे, उनकी टीम से जुड़े दूसरे लोगों का भी इसी तरीके से रिकॉर्डिंग ली गई है। सचिन वाजे पर शक गहराता जा रहा है और इसीलिए एनआईए के सूत्रों से यह भी खबर आई है कि एनआईए की एक टीम कल रात सचिन वाजे की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट वाले दफ्तर पर गई थी। एनआईए की टीम ने सचिन वाजे के केबिन में सर्च ऑपरेशन किया, जहां से मोबाइल, लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए। एनआईए यहां से इनोवा गाड़ी से संबंधित लॉगबुक भी लेकर गई है। लॉगबुक में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि किस दिन कौन गाड़ी चला रहा था। ये वही इनोवा गाड़ी है जो उस दिन स्कॉर्पियो के पास दिखी थी। एनआईए ये पता लगाना चाहती है कि ये गाड़ी 25 फरवरी के दिन कौन चला रहा था। इस बीच एनआईए एक मर्सिडीज भी लेकर आई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह सचिन वाजे की है। एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केस में इस मर्सिडीज का भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ये एनआईए का परिसर है मुंबई में और वहाँ पर गाड़ी खड़ी है और बहुत सारे एनआईए के ऑफिसर वहाँ पर गाड़ी के पास मौजूद हैं। उस गाड़ी को खोला गया है, उसकी डिक्की को खोला गया है और उससे जो है देखा जा रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कोई भी केस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर कोई गलत कर रहा है, इसके बारे में कुछ प्रूफ मिला तो तुरंत उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। और अब एक रिपोर्ट आपको सावधान करने के लिए। दिल्ली पर एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी होने का दाग लग रहा है। दुनिया भर में हवा की गुणवत्ता नापने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी IQAir की ये ताज़ा रिपोर्ट है, जिसमें सामने आया है कि 2020 में दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा जहरीली रही। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। दिल्ली के बाद नंबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है। इस लिस्ट में इस्लामाबाद 11वें नंबर पर है, जबकि चीन की राजधानी बीजिंग 14वें नंबर पर है। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में 2020 में जहरीली हवा की वजह से 54,000 लोगों की जान गई। दुनिया भर के देशों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में ज्यादा प्रदूषण सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में हवा साफ हुई है। अभी एक ब्रेक के लिए मास्टर स्ट्रोक में हम रुक रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम लौटेंगे जल्दी। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।